तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो क्लास 12th का हिंदी का सब्जेक्ट है उसका जो आपका सेकंड वाला बुक है अंतराल वाला, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और बेसिकली इस चीज़ को लेकर के एक पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जो हम लोग लाइव आए थे कल की डेट में, जिसके अंदर 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपका इस बुक के अंदर से, जो अभी आपका पेपर होने वाला है 19 फरवरी 2024 को, उससे रिलेटेड होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाना, तो हमने आपके लिए यहाँ पर 20 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं हिंदी सब्जेक्ट के। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला जो आप क्लिप देखेंगे वो इसी से संबंधित होने वाला है, ठीक है। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में आपको ये सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर आपका 5 रुपये का पड़ा, ठीक है। 50% का भारी डिस्काउंट, भारी छूट आपको देखने को मिलेगा। तो अगला क्लिप देखिए बच्चों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है, ठीक है। तो जो सूरदास की झोपड़ी है बच्चों, ये उपन्यास विधा में लिखा गया है। और इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, इसीलिए हम लोग जो शुरुआत किए हैं इस वीडियो का वो 26वें क्वेश्चन से की, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है। तो प्रेमचंद जी है। कौन है बच्चों? प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है। सूरदास की झोपड़ी ये जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर सूरदास कौन है? तो वो है अंधा भिखारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निद्रा अवस्था में भी डैश जगती रहती है। तो निद्रा अवस्था में भी जो आपका उपचेतना है वो जगती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झोपड़ी पर सूरदास की दशा कैसी थी। झोपड़ी जो था उसके जलने पर, सूरदास की जो दशा थी वो कैसी थी? तो भैया यहाँ पर नैश्य जो सुखी पूर्ण थी, ठीक है। एक तरह से काफी दुखी था वो। अगला क्वेश्चन, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या करना, ठीक है। एक तरह से गुस्सा करना, जलन करना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था। तो इसका कारण था क्योंकि जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था। ओके, तो ग वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह किसका कथन है। तो ये जो कथन है बच्चों, ये नायक राम का है। इसको लेकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन कि तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही। तो ये जो है बच्चों, ये धीसू ने मिठुआ से कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है बच्चों, यह जगधर का है। किसका है बच्चों? जगधर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव की चारित्रिक विशेषता क्या थी। तो भैरव की चारित्रिक विशेषता थी ईर्ष्यालु, ठीक है। जो आपका ग वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि धन के लालच के कारण। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। आप अगर एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए।
चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको एक बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़क उठी। तो यहाँ पर 2 बजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था। तो चोरी जो है बच्चों वो ठाकुर दीन के घर में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगधर जब भैरव से मिलने पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था। तो भैरव जो है बच्चों वो हुक्का पी रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए हुक्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव किस चीज से हुक्का पी रहा था इस तरह का। ठीक है। तो भैरव जो है भैया यहाँ पर वो नारियल का हुक्का पी रहा था। ठीक है। तो भैरव यहाँ पर किसका हुक्का पी रहा था, नारियल का। अगला क्वेश्चन, उपचेतना का क्या तात्पर्य है। अभी हमने डिस्कस किया नींद में जगते रहने का एहसास। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, तस्कीन का क्या अर्थ है। तो तस्कीन का अर्थ होता है बच्चों तसल्ली और दिलासा दोनों होता है। ठीक है। तो क व ख दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूबल का क्या अर्थ होता है। तो भूबल का अर्थ होता है ऊपर राख नीचे आग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाह बेइज्जत नहीं रहना से क्या तात्पर्य है। ठीक है। तो इससे तात्पर्य है बच्चों बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना। ओके। अगला प्रश्न देखिए, पेट की थाह लेने से क्या तात्पर्य है, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं पेट की बात लेना, अंदर की बात निकलवाना, तो अंदर की बात जानना। अगला प्रश्न देखिए, विजय गर्व की तरंग से लेखक का तात्पर्य क्या है। तो इससे उसका तात्पर्य है कि आपका यहाँ पर विजय की खुशी और खुशी की उमंग से, यानी कि क व ख दोनों। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मशक्कत से क्या तात्पर्य है। तो मशक्कत से तात्पर्य है मेहनत करना और परिश्रम करना, क व ख दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि उष्टि से क्या मतलब है। ठीक है। उष्टि से क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित और निर्धारित। ठीक है। अगला प्रश्न, ईमान बेचने से क्या तात्पर्य है। बहुत आसान है, आप सभी बच्चों को पता होगा, यानी कि व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका जो विस्कोहर की माटी पाठ है इस पे आधारित, इस चैप्टर पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो उसको देख लेते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन है, अपने बच्चे के प्रति माँ के जो सो कि ममत्व को लेखक कब समझ पाया। तो बत्तख को अपने अंडे सेते हुए देखकर। अ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्कोहर में लेखक को खेतों, खलिहानों तथा तालाब आदि स्थानों पर किसके दर्शन हो जाते थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप के। किसके बच्चों, सांप के। अगला क्वेश्चन, विस्कोहर में लोग फूलों की गंध से किसका संबंध जोड़ते हैं। तो जो फूलों की गंध है बच्चों उससे यहाँ पर जो जोड़ते हैं वो आपका हो जाएगा आई थिंक ये सभी। बाकी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक जो है वो माँ जो है उससे लू से बचने के लिए क्या करती है। लेखक की जो माँ होती है वो लू से बचने के लिए क्या करती है। तो उसके कपड़े में प्याज बांध देती है। प्याज बांधने से गर्मी के महीनों में लू नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते थे, शौच जाने की समस्या खड़ी हो जाती थी, भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना कठिन हो जाता था, यानी कि उपरोक्त सभी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि धान की फसल में किस ऋतु में कट जाती है। ठीक है। धरती से किस ऋतु में कट जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका शरद ऋतु में। ठीक है। ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर कोइया के फूल की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। आंसर होगा आपका कि जो कोइया का फूल होता है वो उत्तर भारत में सर्वत्र पाया जाता है। इसे उगने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है।
शरद ऋतु में यह स्वतः ही उग जाते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका ग वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग सॉरी बोल दिया मैंने, यहाँ पर घ वाला विकल्प, ठीक है, यानी फोर्थ वाला। वो ग और घ में थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। बाकी यहाँ पर आपका घ वाला यानी फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्वनाथ को अपनी माँ का दूध पीना क्यों छोड़ना पड़ा था? ठीक है, तो विश्वनाथ को अपना माँ का दूध पीना इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि छोटे भाई के जन्म होने के कारण उसका छोटा भाई आ गया, इसीलिए उसे अपने माँ का दूध जो है वो छोड़ना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेखक ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो लेखक ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। ओके बच्चों। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पर्यावरण को संरक्षित रखना, बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उन्हें सम्मान देना, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना। तो इस हिसाब से सभी बातें सही बोली जा रही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि वर्षा होने के बाद वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? तो वर्षा होने के बाद जो है बच्चों वो पशु पक्षी झूमने लगते हैं, दूब और अन्य वनस्पतियों को नव जीवन मिल जाता है, पेड़ पौधों की सुंदरता देखते ही बनती है, और उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति कैसे होती है? तो लेखक को आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है तालाब के जल में स्नान करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विस्कोहर की माटी लेखक के मन में क्यों बस गई? तो विस्कोहर की माटी लेखक के मन में इसलिए बस गई क्योंकि उसके बचपन की सारी मधुर स्मृतियां यहीं से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो अच्छी अच्छी यादें थी वो यहीं से जुड़ी हुई थी। क्योंकि शैशव काल में माँ के साथ सुखद स्मृतियां यहीं से जुड़ी है। क्योंकि अपने से 10 वर्षीय बड़ी औरत के प्रेम में खो जाने की स्मृति यहीं से जुड़ी है। तो उपरोक्त सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लेखक ने अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूही और चांदनी का। ख वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव में लू से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो कपड़े में प्याज की गांठ बांधना और कच्चे आम को पकाकर आम का रस बनाकर पीना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आने की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से आपका क व ख दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न क्या है कि विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट की गंध कैसी लगती थी? तो यहाँ पर रंग हल्दी मिलाई पूड़ी जैसी लगती। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिस्कोहर में कौन सी नदी बहती थी? तो बिस्कोहर के अंदर जो आपका बूढ़ी राप्ती नदी थी वो बहती थी। अगला प्रश्न देखिए, गुड़हल किस प्रकार का फूल है? तो जो गुड़हल का फूल होता है वो देवीय पुष्प होता है। कौन सा होता है बच्चों? देवीय पुष्प यानी देवीय फूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का दूध पीना अर्थात यहाँ पर जड़ से चेतन होना होता है। ठीक है, यानी जड़ से कैसे एक पौधा निकलता है उसी प्रकार से जब बच्चा माँ का दूध पीता है, ठीक है, स्तनपान हो रहा होता है, तो एक तरह से कह लीजिए वो बड़ा हो रहा होता है, सारी संबंधों का यहाँ पर एक तरह से ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, माँ की ममता का, बच्चे का प्यार का, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, कृष्णा जी किस वृक्ष पर झूला झूलते थे? तो जो कृष्णा जी थे बच्चों वो कंदब के वृक्ष पर झूला झूलते थे। अगला प्रश्न, विश्वनाथ को किसने पाला? तो विश्वनाथ को जो कसेरिन दाई थी उन्होंने पाला था, क्योंकि अब उसका छोटा भाई आ गया था तो अब उसको माँ का दूध छोड़ना पड़ा, और करसेरिन दाई जो थी उन्होंने विश्वनाथ को पाला था। अगला प्रश्न, माँ जा मनाहू मीन कह व्यापा किससे संबंधित है? तो ये जो है बच्चों आपका राजा दशरथ राम के विरह में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सांप खतरनाक माना जाता था? तो इसके इनमें से आपका जो गेहुआ भूत ये जो कड़ा च ये सांप जो थे ये खतरनाक माने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या यह सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो उपरोक्त कथन जो है बच्चों वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा
कहा गया है। अगला प्रश्न, बत्तख के अंडे पर कौन घात लगाए बैठा है? तो बत्तख के अंडे पर जो कौवा होता है वो घात लगाए बैठा है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कोइया किसे कहते हैं? तो कोइया जो है बच्चों एक जल पुष्प को कहते हैं, यानी पानी में जो फूल होता है ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट, बेर के फूलों से किसका उपचार किया जाता है? तो बेर के फूलों से बर्रे ततैये के डंक का उपचार किया जाता है बच्चों। अगला प्रश्न, पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो जो पाठ के लेखक है उनका नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। नेक्स्ट, गर्मी में लू से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? तो इनमें से भैया जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता था वो था शरबत। किसका शरबत? ये कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ को दाई के साथ क्यों सोना पड़ता था? तो विश्वनाथ को दाई के साथ इसलिए सोना पड़ता था क्योंकि छोटे भाई होने की वजह से, छोटा भाई आ गया था तो छोटा भाई जो है मम्मी के साथ सोएगा, या इसी बात है, वो बड़ा हो गया है तो बड़ा हो गया तो भैया दाई के साथ सोना पड़ेगा। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर गर्मी में आंखें आने पर किस फूल का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भंडा के फूल का। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ पर घाड़ा किसे कहते हैं? घाड़ा जो है बच्चों उसका आंसर हो जाएगा एक जल फल को कहते हैं। ठीक है, जो जल वाला फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सांप का नाम है? इनमें से जो आपका जो है सो कि घेर क डाइव जो है, और गेहुअन हो गया, धामिन हो गया, ये सारे ही सांप के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस पाठ के लेखक का जो जन्म हुआ था बस्ती जिला के विस्कोहर गांव अर्थात यूपी में हुआ था। ठीक है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुए? तो विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया कि माँ का दूध उसका छूट गया क्योंकि छोटे भाई का जन्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाठ में आए फूलों का नाम है? तो जो कमल का है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गर्मी और लू से बचने के उपाय कौन से हैं? मैंने कई बार बता दिया आपको, कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना, ये लू से बचने का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोहर की माटी पाठ जो है कौन सी शैली में लिखा गया है? तो जो विस्कोहर की माटी पाठ है बच्चों वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न, विस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की किस कृति का अंश है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंगा तलाई का गाँव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करे, यह ठुमरी किसके द्वारा गाई गई है? तो ये जो है बच्चों आपका बड़े गुलाम अली खान साहब द्वारा जो है गाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भसीन से क्या तात्पर्य है? तो भसीन से तात्पर्य है बच्चों यहाँ पर कमल नाल और कमल का तना, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमुद क्या होता है? तो कुमुद होता है बच्चों आपका जल पुष्प, कुइया, ठीक है, कोको का बेली, यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बरहा क्या होता है? तो बरहा जो है बच्चों वो खेती की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली होती है, ठीक है, जिससे कि सिंचाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो विश्वनाथ त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था जिला बस्ती के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आगे की शिक्षा उन्होंने कहाँ से ग्रहण की? तो आगे की जो शिक्षा ग्रहण की वो जौनपुर से की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कौन सी उपाधि प्राप्त की? तो उन्होंने बच्चों यहाँ पर परास्नातक की जो उपाधि थी उसको यहाँ पर प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी के काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो उनके काव्य संग्रह का नाम है यहाँ पर पेड़ का हाथ, जैसा कह सका, ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक व्योमकेश दरवेश किस प्रसिद्ध शख्सियत पर केंद्रित पुस्तक है? तो ये जो है बच्चों आपका ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विश्वनाथ त्रिपाठी को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी को यहाँ पर ये सारे ही सम्मान प्राप्त हुए हैं, उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये वाला जो चैप्टर है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मालवा जाते समय लेखक क्या सोचकर प्रसन्न हो रहे थे? तो मालवा जाते समय जो लेखक थे बच्चों वो गांव पहुंचकर ज्वार, बाजरे और सोयाबीन की लहलहाती फसलें देखने को
मिलेगी, इसको लेकर के वो प्रसन्न हो रहे थे। अगला क्वेश्चन, नागदा स्टेशन पहुंचने पर मीना जी ने लेखक को क्या जानकारी दी? तो उन्होंने लेखक को जानकारी दी अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलों के नष्ट होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? तो लेखक इसलिए पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि अधिक आयु के कारण, ठीक है, उनका एज ज़्यादा हो गया। अगला क्वेश्चन, लेखक 2 बार विंध्य के घाट पर क्यों उतरते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि जो सो कि ओकरेश्वर तथा नेमावर जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा में होने वाली बरसात का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मालवा में होने वाली बरसात का यहाँ पर ये सारा ही प्रभाव पड़ता है जो ऊपर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मालवा में पहले जैसी वर्षा न होने का क्या कारण बताया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कारण है पर्यावरण प्रदूषण, वनों की तेजी से कटाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता को लेखक ने क्या माना है? तो उसे उचाड़ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, उजाड़ आएगा, उजाड़ की अब सभ्यता माना है लेखक ने, आज की जो इतना डेवलप सभ्यता बोलते हैं अपने आप को। अगला प्रश्न देखिए, मालवा पर अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों का ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव क्यों नहीं पड़ता था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मालवा वासियों द्वारा जैसे कि तलैया और नालों के निर्माण एवं रख रखाव पर ध्यान देने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक मालवा की नदियों को दुर्दशा के लिए किससे जिम्मेदार मानता है? तो लेखक जो है ये जो दुर्दशा हो रही है इसलिए इसको जो है पश्चिमी देशों की सभ्यता को जिम्मेदार मानता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य भोज और मुंज ने तालाब तथा बावड़ियाँ किस लिए बनाई थी? वो इसलिए बनाई थी ताकि धरती के गर्भ में पानी को संचित रख सके, इकट्ठा रख सके। अगला क्वेश्चन, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ में खाऊ उजाड़ू से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है बच्चों ऐसी सभ्यता जो उजाड़ की ओर ले जा रही है, हमारी जो चीज़ों हैं उसको पूरी तरह से उजाड़ रही है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है? तो जो आज की सभ्यता है वो नदियों के पानी को गंदे नाले के समान बना रही है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीट वाला मालवा सूखा हो जाने का क्या कारण है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा पानी का लगातार दोहन करना, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, आधुनिक इंजीनियरों के अनुसार पुराने जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, इसके पीछे वे तर्क क्या देते हैं? तो इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि ज्ञान तो पश्चिम के जो सो कि रिनेसा यानी कि पुनर्जागरण के बाद ही आया है। अच्छा जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक की प्रकृति के संदर्भ में क्या धारणा उभर कर आती है? तो लेखक की प्रकृति के संदर्भ में ये धारणा आती है कि प्रकृति के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य लेखक को स्वीकार नहीं है बच्चों, समझ रहे हैं आप। अगला प्रश्न, पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि पानी का प्रबंध वह अच्छा कर सकते हैं पुराने समय के लोगों की तुलना में? ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप वाले में भी आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पाला नाम क्यों पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ कभी नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता था, इसलिए हाथी पाला नाम पड़ा। अगला प्रश्न, अपना मालवा पाठ के लेखक का चुनाव कीजिए। तो अपना मालवा पाठ के जो लेखक है वो प्रभाष जोशी जी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभाष जोशी जी का जन्म दिए गए विकल्पों में से चयन करना आपको, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, लेखक का जन्म कहाँ हुआ? दिए गए उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो लेखक का जन्म हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र माथुर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभाष जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बच्चों जनसत्ता। क्या नाम था? जनसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? तो इसका जो है उस सामाजिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव रखता था। अगला क्वेश्चन, अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है? तो अपना मालवा जो है आपका संस्मरण जो विधा है इसके अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसा प्रदर्शित किया गया है? तो पाठ के आरंभ में मालवा को प्राकृतिक संपदा से समृद्ध जो है आपका यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि चौमासा के समय मालवा तथा राजस्थान में
किस भिन्नता की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जगह जगह तालाब बना हुआ था। तो यही था बच्चों आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपकी तैयारी है उसके लिए हम और भी कंटेंट ला सके और आप वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। अगर आप 20 सैम्पल पेपर्स का पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इनका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी छूट देखने को मिलेगा। केवल और केवल आपको 99 रुपीज़ में ये 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको उनको एक VSP07 करके एक कूपन कोड है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको केवल 99 रुपये में 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। एक सैम्पल पेपर का जो प्राइस पड़ा केवल 5 रुपये पड़ा, ठीक है। इन सैम्पल पेपर्स की सहायता से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।